नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। राष्ट्रपति के संदर्भ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य सरकारें केंद्र सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच विवादों का निपटारा अनुच्छेद 131 के तहत किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती है क्योंकि वे राज्य के कार्यकारी शक्ति के साथ कार्य करते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। सीजेआई वीआर गवई ने कहा कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि राज्यपाल राज्य कैबिनेट की सलाह पर कार्य करते हैं, न कि केंद्र कैबिनेट की। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अगर राज्यपाल धन विधेयकों पर भी सहमति रोक सकते हैं तो इससे वे राज्य के सुपर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ के समक्ष यह दलील पेश की। सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं और उन्हें यह धन विधेयकों पर भी सहमति देनी होती है। उन्होंने पूछा क्या संविधान में यह कहीं कहा गया है कि विधेयक पर अंतिम निर्णय राज्यपाल का होगा, न कि निर्वाचित सरकार का। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा कि अगर विधेयक कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा। सिंघवी ने जवाब दिया कि राज्यपाल अवैधता का न्यायाधीश नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और 4 अन्य को दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और 4 अन्य स्टैंड अप कॉमेडियनों को यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्मों पर माफी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने रैना और अन्य कॉमेडियनों से दिव्यांगजनों के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के सुझाव पर प्रतिक्रिया देने को कहा है। जस्टिस कांत ने कहा कि रैना ने पहले खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की और फिर माफी मांगी। जस्टिस कांत ने कहा आज दिव्यांग कल कुछ और, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब कहां जाकर रुकेगा। यह मामला क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें रैना पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज की उच्च लागत पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। रैना पर एक दिव्यांग व्यक्ति का मजाक उड़ाने का भी आरोप है। कोर्ट ने रैना और अन्य कॉमेडियनों से दिव्यांगजनों के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के सुझाव पर प्रतिक्रिया देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना या दंड का निर्णय बाद में लिया जाएगा। पिटिशनर की ओर से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि इन प्रभावशाली लोगों को दिव्यांगजनों के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मंच का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रभावशाली लोगों की बातें मायने रखती हैं, इसलिए ये प्रभावशाली लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं और दिव्यांगजनों के अधिकारों की पैरवी कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी एक अन्य प्राथमिकी में भी आरोप पत्र दाखिल किया। इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एफआईआर रद्द की जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसके साथ ही दूसरी एफआईआर के संबंध में न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर मजिस्ट्रेट को उसका संज्ञान लेने से रोक दिया।
ये देखते हुए महमूदाबाद ने जांच में सहयोग किया और अपने डिवाइस जमा कर दिए। अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें दोबारा तलब न किया जाए। खंडपीठ ने एसआईटी को 4 हफ्तों के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका को स्वीकार करते हुए सीआईसी के आदेश को पलट दिया। 2016 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री मोदी से अपनी शैक्षणिक डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की। एक आरटीआई आवेदक नीरज शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड मांगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसे सीआईसी ने चुनौती दी और विश्वविद्यालय को छात्रों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि निजता का अधिकार आरटीआई से ऊपर है। कोर्ट ने माना कि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने से निजता के अधिकार का हनन होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि छात्रों की जानकारी न्यायिक क्षमता में रखी जाती है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उसका सर्वे कराने की मांग की। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान डॉक्टर स्वामी की ओर से सीनियर एडवोकेट विवा मखीजा ने पैरवी की। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह राम सेतु को किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, प्रदूषण और अपवित्रीकरण से सुरक्षित रखे। डॉक्टर स्वामी ने तर्क दिया कि यह स्थल केवल एक पुरातात्विक धरोहर ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे पर केंद्र ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, जबकि उनकी ओर से 27 जनवरी 2023 और 13 मई 2025 को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जा चुका है। डॉक्टर स्वामी ने पहली बार 2007 में सेतु समुद्र परियोजना के खिलाफ दायर याचिका में इस मुद्दे को उठाया था। इस परियोजना के तहत 83 किलोमीटर लंबी चैनल बनाकर मन्नार और पाक जलमंडरू मध्य को जोड़े जाने का प्रस्ताव था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग की जानी थी। आशंका जताई गई कि इस प्रक्रिया से राम सेतु को गंभीर क्षति पहुंचेगी। जनवरी 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया संस्कृति मंत्रालय में विचाराधीन है। राम सेतु को लेकर विवाद वर्षों से चला आ रहा है। यह पुल वास्तव में चूना पत्थरों के टापुओं की एक श्रृंखला है जो तमिलनाडु के पम्बन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली है। धार्मिक ग्रंथ रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए इस सेतु का निर्माण करवाया था। इसे लेकर आज भी लाखों श्रद्धालु इसे पवित्र तीर्थ मानते हैं। डॉक्टर स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को स्पष्ट समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दें। अब इस याचिका पर आगे की सुनवाई निर्धारित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि महिला अधिवक्ताओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाए। याचिका में बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को महिला अधिवक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए आंतरिक समितियों का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका के मुख्य बिंदु हैं, महिला अधिवक्ताओं को पॉक्सो अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को आंतरिक समितियों का गठन करना चाहिए। पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य किसी भी महिला को कार्यस्थल पर संरक्षण प्रदान करना है, चाहे वह नियोजित हो या नहीं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पॉक्सो अधिनियम को बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों के कर्मचारियों तक सीमित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली प्रार्थना को दबाने और अंतरिम
प्रार्थना को वापस लेने का निर्देश दिया है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 2A में पीड़ित महिला की परिभाषा में किसी भी महिला को शामिल किया गया है, चाहे वह नियोजित हो या नहीं। धारा 3 में यौन उत्पीड़न के खिलाफ किसी भी महिला को संरक्षण प्रदान किया गया है। बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को आंतरिक समितियों का गठन करना चाहिए जो महिला अधिवक्ताओं की शिकायतें सुन सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया कि आपराधिक अदालतें लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा या वापस नहीं ले सकती, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसने एक कॉरपोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही को फिर से खोल दिया था। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की याचिका खारिज करने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया गया था। बख्शी और खोसला समूह ने मॉन्ट्रो रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कसौली में एक रिसोर्ट विकसित करने के लिए दिसंबर 2005 में समझौता किया। मार्च 2006 के एक समझौते ने विक्रम बख्शी को 51% हिस्सेदारी दी और विनोद सुराहा और वाडिया प्रकाश को बोर्ड में रखा। विवाद तब उठा जब सोनिया खोसला ने दावा किया कि उनकी हिस्सेदारी 49% से घटकर 36% हो गई है और 2007 में कंपनी लॉ बोर्ड CLB के समक्ष उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कंपनी की याचिका दायर की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बख्शी समूह द्वारा दायर AGM मिनट्स फर्जी थे और धारा 340 CRPC के तहत झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाने की मांग की। पहले CLB और बाद में हाई कोर्ट के समक्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कंपनी की याचिका और झूठी गवाही के आवेदन दोनों पर CLB द्वारा फैसला किया जाए और उच्च न्यायालय को आगे की कार्यवाही से रोक दिया जाए। 2019 में RP खोसला ने हाई कोर्ट में एक और आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि बख्शी ग्रुप ने संबंधित अवमानना कार्यवाही में झूठा जवाबी हलफनामा दायर किया था। हाई कोर्ट ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अगस्त 2020 में से खारिज कर दिया था। खोसला समूह ने तब वापस लेने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि कंपनी की याचिका फरवरी 2020 में वापस ले ली गई थी, लेकिन इस तथ्य को पहले अदालत के सामने नहीं रखा गया था। हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और 5 मई 2021 को अपने फैसले को वापस ले लिया, जिससे वर्तमान अपील को प्रेरित किया गया। खोसला समूह ने हाई कोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उसने एक तथ्यात्मक गलती को सुधारने के लिए प्रक्रियात्मक समीक्षा की थी और मामले की ठोस समीक्षा नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 340 के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है और विशेष रूप से CRPC द्वारा शासित है। यह पाया गया कि ऐसे मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक समीक्षा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 5 मई 2021 के आदेश को रद्द कर दिया और झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका को खारिज करने के लिए अपने 13 अगस्त 2020 के फैसले को बहाल कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। कानून के मुख्य प्रावधान है कॉग्नाइजेबल और गैर जमानती अपराध। ऑनलाइन मनी गेम चलाने या संबंधित वित्तीय लेन देन को गंभीर अपराध माना जाएगा। कठोर दंड, अपराधियों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। वित्तीय सुविधा पर रोक, बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को प्रतिबंधित खेलों से संबंधित लेन देन पर रोक लगानी होगी। राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जो खेलों को पंजीकृत और वर्गीकृत करेगा। सरकार ने इस कानून को सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक बताया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि यह कानून अदालतों की जांच के दायरे में आएगा, क्योंकि भारतीय न्याय शास्त्र ने ऐतिहासिक रूप से कौशल और संयोग के खेलों में अंतर किया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।